Welcome back, students. Let's move ahead. So till now we have seen what are the problems and also what could be the possible treatments for sexually transmitted diseases. In this PDF, this sexually transmitted disease is not discussed much in detail, so I have made a separate video. Before this video, you can watch the video number 5. This will be your video number 6, and in that one I have discussed about sexually transmitted diseases. यहाँ भी नाम लिखा हुआ है. I have given a bit more information about sexually transmitted diseases. हर एक डिजीज़ का मैंने वहाँ पे what is the causative agent, किससे होता है, what is the incubation period. What is incubation period? Incubation period का मतलब होता है जिस दिन इन्फेक्शन हुआ हो, मतलब कि सपोज़ करो आज किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसे पता नहीं है और आज से 5 दिन बाद सिम्टम आया, तो इसके दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. जैसे भी कोरोना होता है लोगों को, मान लो किसी को आज कोरोना वायरस उसके शरीर में एंटर कर गया आज 5 तारीख को, और 25 तारीख को उसमें सिम्टम आना शुरू हुआ, तो कितने दिन का गैप हुआ? 20 दिन का. वायरस एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑन 5th of May and the first symptom appeared on 25th of May. So this gap of 20 days is called incubation period. So that I have discussed. Causative agent मतलब किससे होता है, incubation period. How do we diagnose the problem, मतलब कैसे पता लगाते हैं, what are the symptoms and what is the possible treatment. ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है in sexually transmitted diseases. If I ask you to define what are sexually transmitted diseases, तो आप क्या बोलोगे? These are the diseases which are transferred through sexual contacts. एक basic definition यही होता है. Two person involved in sexual activity, if one of them is infected with some disease which can be transferred through sexual contacts, तो दूसरे को हो जाएगा. They are also called venereal diseases, ठीक है, और reproductive tract infections, venereal diseases, ठीक है. तो एक तो ये तरीका हुआ कि if two people are involved sexually तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर किसी एक को है तो. Is that the only way to transmit sexually transmitted diseases? That's not the only way. Suppose करो a very common, or not I would say common, but yeah very prevalent, जो सबसे ज़्यादा sexually transmitted disease is, आपने सुना होगा एड्स के बारे में, that is caused by HIV. अगर 2 लोग हैं, they got sexually involved, chances are that will get transferred. Definitely होता ही है, but that's not the only way कि वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है. That's not the only way. Reason being, सपोज़ करो जिसको एड्स है, किसी को पता है नहीं कि उसको एड्स है, अब किसी को ब्लड की ज़रूरत है और किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए उस एड्स पेशेंट से. हो सकता है लोगों को ना पता हो कि उसे एड्स है, कभी उसने इलाज देखा, उसे कुछ ऐसा सिम्टम फील नहीं हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है सेक्सुअली एड्स का सिम्टम आने में ही बहुत टाइम लगता है, 6 महीना से लेकर 10 साल तक लग जाता है. और सपोज़ करो उसका ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया गया तो दूसरे को हो ही जाएगा. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आते हैं. अगर कॉमन सिरिंज इंजेक्शन वगैरह यूज किया जाए, सपोज करो जैसे भी कोरोना की वैक्सीन ली जा रही है, किसी को सेक्सुअली कुछ डिजीज़ है मान लो, और उसको एक इंजेक्शन से वैक्सीन दिया गया. अब निडल जिसको यूज किया गया दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ दैट पर्सन, और सपोज़ करो गलती से किसी ने सेम निडल यूज़ करके किसी दूसरे को वैक्सीन दे दिया, डेफिनेटली निडल से भी वो ट्रांसफ़र होगा क्योंकि उसमें ब्लड है. सो दीज आर अदर वेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड. ये बैक्टीरिया से भी होते हैं, वायरस से भी होते हैं. यहाँ पे देख सकते हो कुछ नाम लिखा हुआ, जैसे गोनोरिया. गोनोरिया इज़ ट्रांसफर्ड बाय कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. निजेरिया गोनोरिया. सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिटम, जेनाइटल हर्ब्स सिम्प्लेक्स, ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है. क्लेमाइडियासिस. क्लेमाइडियासिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड
बैक्टीरिया, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है? कैंडिडा से होता है। हेपेटाइटिस बी, दैट इज़ ऑल्सो बाई हेपेटाइटिस बी वायरस। एड्स अभी हमने डिस्कस किया, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब उसे हम मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं कि जन्म से होता है, एक्वायर्ड करते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। सिंड्रोम, व्हाट इज़ सिंड्रोम? कोई बता सकता है व्हाट इज़ सिंड्रोम? सिंड्रोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम। जैसे सपोज़ करो किसी को सर्दी खांसी या फ्लू हुआ, तो सर्दी होता है, कफ होता है, बॉडी पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सर क्या सिम्टम्स है, तो दैट कलेक्शन ऑफ सिम्टम इज़ कॉल्ड सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट्स क्वाइट डेडली डिजीज़। अभी तक उसका कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन वगैरह अभी नहीं आ पाया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जल्दी अगर डायग्नोज हो गया तो हो जाएगा सही, हेपेटाइटिस बी भी। बट अगर लेटर स्टेज में हुआ तो बहुत मुश्किल होती है। तो टाइमली डिटेक्शन, देखो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ अभी, टाइमली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ विल टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज़ इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है। इफ़ पर्सन आर ट्राइंग फॉर बेबी, सपोज करो एक कपल है, इफ़ दे आर ट्राइंग फॉर बेबी, 1 साल 2 साल तक कोशिश किया एंड देयर इज़ नो प्रेगनेंसी, दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम either with the male or with the female. So that condition is called infertility, inability to reproduce children, ठीक है। अब now the question comes कि क्यों नहीं हो रहा है, what is the reasons for infertility, ठीक है। बहुत सारे reasons होते हैं। सपोज करो मेल है, सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम उनके अंदर हो सकता है मे बी द स्पर्म क्वालिटी इज़ नॉट गुड। जितना रिक्वायर्ड नंबर, एक सपोज करो सीमेन इज़ देयर, सीमेन इज़ लिक्विड मिक्सड विथ स्पर्म, मैंने डिस्कस किया था 3rd चैप्टर में। तो एक नंबर फिक्स्ड होता है, जैसे कि 1 ml सीमेन लोगे तो 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसमें। अगर उससे नंबर कम होता है तो जनरली चांसेस होता है कि फर्टिलाइजेशन जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पर्म्स वगैरह जनरली 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते हैं। मोर ओवर व्हेन दे गेट ट्रांसफर टू द फीमेल बॉडी, वो उस फीमेल बॉडी के एनवायरनमेंट में वो कितना दिन तक सर्वाइव करे। सो अ रिक्वायर्ड नंबर इज़ नेसेसरी, ठीक है। मेल के केस में दूसरा प्रॉब्लम होता है, हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिस जो होता है दैट रिमेंस आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटल सैक। क्यों? क्योंकि उसके डेवलपमेंट के लिए स्पर्म के थोड़ा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स द सिचुएशन कम्स दैट टेस्टिस इज़ नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक, मतलब वो एब्डोमेन में ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है स्क्रोटल सैक में। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड क्रिप्टोरक्वाइडिज्म, ठीक है। अल्कोहलिक इंटेक भी रीज़न हो सकता है, वो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीता है तो उससे, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। किसी का वास्ट डिफरेंस सही नहीं है, अगर मेल की बात को, वास्ट डिफरेंस इज़ व्हाट, दैट ट्रांसफर स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हो सकता है उसमें ब्लॉकेज हो, ठीक है। फीमेल के केस में आओगे तो हो सकता है ओव्यूलेशन ना हो पाता हो, मतलब कि ओवरी में ओवम तो बन रहा है बट दैट इज़ नॉट एबल टू ओव्यूलेट, वो बाहर नहीं आ पा रहा है ओवरी से। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ओवरी के अंदर ओवम बना, उसको फैलोपियन ट्यूब में कौन पुल करता है? दोनों के बीच में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इफ़ यू रिमेंबर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो द नेम ऑफ दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाज फिम्ब्री। वही कलेक्ट करता है ओवम को ओवरी से। मे बी दैट फिम्ब्री इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट ओवम फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अदर रीज़न हो सकता है
हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो रहा हो बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, मतलब द जाइगोट जो बना दैट इज़ नॉट एबल टू अटैच इटसेल्फ टू द यूटेरस, मे बी सम प्रॉब्लम हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि फीमेल के केस में सपोज करो आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्पर्म इज ट्रांसफर टू फीमेल बट स्पर्म इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो ये सारी कंडीशंस क्या कहलाते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। पर्सन मे नॉट बी एबल टू कंसीव मीन्स टू गेट प्रेगनेंट। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं उनको बेबी तो चाहिए सबको, राइट। तो क्या तरीके अपनाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। असिस्ट किया जाता है उन्हें। कुछ साइंस तो अब जानते हो एडवांस हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आई है, तो उन्हें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्हें असिस्ट किया जाता है, उन्हें हेल्प किया जाता है टू गेट प्रेग्नेंट। इसमें सबसे पहले जो कॉमन चीज़ आती है दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाम ही है देखो इन विट्रो, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में। इसमें किया क्या जाता है, स्पर्म ले लिया जाता है मेल से, मतलब जो भी सपोज करो एक कपल है तो हस्बैंड विल गिव हिज और हर स्पर्म, जो फीमेल है शी विल गिव ओवम, ठीक है। मे बी चेकिंग जब हुई तो पता लगा कि स्पर्म जो है हस्बैंड का अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉट गुड, या ओवम जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉट, दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब है जिसके कारण इनफर्टिलिटी है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर डोनर ऑल्सो। आपने एक मूवी देखी होगी विकी डोनर, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ कपल जिसके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो इस लेवल तक है, सपोज करो हस्बैंड ऐसा है कि स्पर्म क्वालिटी इज़ नॉट गुड, दैट टाइम द कपल कैन डिसाइड कि वो किसी तीसरे पर्सन का स्पर्म ले सके, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड डोनर। ऐसा होता है, इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। तो हस्बैंड वाइफ का स्पर्म एंड ओवम ले लो या किसी डोनर से स्पर्म या ओवम ले लो, उसको लेके लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर। इसी को बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सेल जाइगोट बनेगा और जाइगोट बन के डिवाइड करता है। याद होगा हमने थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस कर रहे थे, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से 8 सेल, और सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं, और 8 से 16 होता है। तो ब्लास्टोमेयर्स जब 8 से 16 के स्टेज में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूला। तो जब लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और जैसे ही जनरली 8 सेल्ड स्टेज हो जाता है, मतलब 8 ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म होते हैं, उसी समय उस जाइगोट को जिसको हमने लेबोरेटरी में रखा है उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी जो ट्रांसफ़र होता है किस जगह पे कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफ़र कर दिया तो उस समय उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन नेचुरली हुआ होता तो आपको याद होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वहीं से धीरे से ग्रो करते करते वो यूट्रस में पहुँचता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब में रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब तक 8 सेल में डिवीज़न उसका हो चुका होता है जाइगोट का। तो इसी कारण नेचुरल कंडीशन को मिमिक करने के लिए अगर लेबोरेटरी कंडीशन में 8 सेल्ड स्टेज हो चुका है जाइगोट का, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, ताकि नेचुरली जो प्रोसेस वहाँ से होता है वहाँ से कैरी आउट किया जा सके। अगर 8 सेल से ज़्यादा होता है कंडीशन तो उसको यूट्रस में करते हैं। क्यों? क्योंकि 8 सेल कंडीशन में के बाद जो जाइगोट होता है नेचुरली कहाँ पहुँच जाता है, यूटेरस में पहुँच जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है लेबोरेटरी कंडीशन में तो सीधे यूटेरस में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पर्म लिया, ओवम लिया, हस्बैंड से, वाइफ से या डोनर से, उसको लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज़ किया। तो जब फर्टिलाइज़ किया तो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, जाइगोट है, जाइगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग,
1 to 2 cell, 2 से 4 cell, 4 to 8 cell, 8 to 16 cell. If we are transferring that zygote formed in laboratory into the female body at 8 celled stage, 8 cell condition में, that time we transfer it to fallopian tube and this process is called ZIFT, zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. zygote इंट्राफेलोपियन मतलब फेलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. इफ़ वी आर ट्रांसफरिंग द सेम zygote एट मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, मतलब 8 ब्लास्टोमेयर्स से ज़्यादा होते हैं, तो दैट टाइम वी ट्रांसफ़र इट टू यूटेरस. दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT. ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और इससे जो बेबी प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी इसी को बोलते हैं. ये आपने सुना होगा ये टर्म. दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ठीक है, दैट वाज बॉर्न इन इंग्लैंड. लेज़ली नाम की एक जगह है लैंकाशायर में. सॉरी, लेज़ली बोल रहा हूँ. लेज़ली इज़ द नेम ऑफ द पेरेंट. लैंकाशायर इंग्लैंड में एक जगह है. वहाँ पे जुलाई 25, 1978 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही डेट था, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का बॉर्न हुआ था. हिज नेम वाज लुइस जॉय ब्राउन. लुइस जॉय ब्राउन, ही वाज बॉर्न इन इंग्लैंड. ठीक है. एंड जो डॉक्टर इस चीज़ को हेल्प किए थे उनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स. उन्होंने असिस्ट किया था इस टेक्नोलॉजी से. जो कपल था लेज़ली एंड गिलबर्ट, उनको बेबी प्रोड्यूस करवाने में. बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन, लैंकाशायर में. एंड द डॉक्टर्स नेम वाज रॉबर्ट एडवर्ड्स. बाद में इसी चीज़ के लिए उन्हें 2012 में नोबेल प्राइज़ मिला था. तो ये दुनिया में सबसे पहला केस था. इंडिया में सबसे पहला केस आया था अगस्त 6, 1986 में, जब एक डॉक्टर, मुंबई की डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, इन्होंने कुमहर्षा नाम की लड़की थी. शी वॉज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. एंड डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, शी वॉज द डॉक्टर जिन्होंने ये काम किया था इंडिया के केस में पहली बार, अगस्त 6, 1986. आप देखते हो कि बहुत सारे पेपर में ऐड आते हैं, इंदिरा क्लिनिक, ये इन्हीं के नाम पे चलता है. ठीक है. दूसरा चीज़ जो होता है तरीका, दैट इज़ आपके इसके हिसाब से ही बताता हूँ. दूसरा आपको पढ़ना है गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. ठीक है. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. सपोज़ करो ये कंडीशन मोस्टली उस केस में की जाती है जब गैमेट्स, ठीक है, पार्टिकुलरली स्पर्म, मतलब कि मेल जो है इनफर्टाइल है. तो करते क्या है, किसी डोनर का स्पर्म लेते हैं. पहले केस में क्या किया था हमने, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया था. इस बार वो काम नहीं करता. इस बार मुझे पता है कि फ़ीमेल सही है. ठीक है. फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेल में है. तो किया क्या जाता है, किसी डोनर से, इफ पेरेंट्स आर रेडी, वी टेक द स्पर्म फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफ़र इट डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, जिसके कारण वहाँ पे उनका क्या होगा, फ्यूज़न हो सकता है. या फिर स्पर्म ठीक है, फीमेल के साथ प्रॉब्लम है, तो ये काम भी कर सकते हैं. किसी डोनर से ओवम लेके डायरेक्टली फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में ही. ठीक है. और मेल तो सही है, तो इफ़ दे गेट इन्वॉल्व सेक्सुअली, स्पर्म का ट्रांसफ़र होगा और आपने फीमेल की बॉडी में ओवम डाला है, तो फिर वो फ्यूज़ करेंगे एंड फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड देयर विल बी अ बेबी. सो दैट इज़ कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांस. गैमेट को ट्रांसफ़र कर दिया फैलोपियन ट्यूब में, नाम से ही पता लग रहा है. ठीक है. तीसरी चीज़ होती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है. इसमें क्या करते हैं, ये चीज़ मोस्टली उस समय यूज किया जाता है जब स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर भी ठीक है, लेकिन द स्पर्म इज़ नॉट मोटाइल, मूवमेंट नहीं है उसके अंदर. मतलब फीमेल बॉडी के अंदर तो ट्रांसफ़र हो गया, चलो सेक्सुअल एक्टिविटी से, बट
मूव नहीं कर पा रहा है वो। हमने पढ़ा था ना, स्पर्म का हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। टेल ही होता है जो हेल्प करता है मूवमेंट में, बट सम हाउ द टेल इज़ डिफेक्टिव, स्पर्म इज़ नॉट एबल टू मूव। तो किया क्या जाता है उस समय लेबोरेटरी कंडीशन में, ये जो मेल होता है उससे स्पर्म ले लिया जाता है और फीमेल से ओवम ले लिया जाता है, और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर। तभी नाम है क्या, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म। साइटोप्लाज्म किसका, साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया। इसको कंफ्यूज नहीं करना है पहले वाले से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें भी क्या था, लेबोरेटरी कंडीशन में ही स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और ओवम को रख दिया जाता है दोनों को एक साथ, तो नेचुरली फ्यूज़ कर जाते हैं। यहाँ पे हम स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं ओवम में, ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस। तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड द लास्ट वन विच यू हैव टू स्टडी इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें भी वही कंडीशन यूज़ किया जाता है जब मेल पार्टनर्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, वो हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो किया क्या जाता है, फिर से सीमेन मीन्स स्पर्म जो है लिया जाता है किससे, डोनर से, और उसको या तो वजाइना और या तो यूटरस में इंजेक्ट किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाया जाता है, ठीक है, वजाइना और यूटरस में क्या किए, उसे इंजेक्ट किए। तो इसी कारण इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज व्हाट, नेचुरल सेक्स। सो दैट टाइम ऑल्सो स्पर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल बॉडी थ्रू वजाइना। सो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, डोनर से स्पर्म लिया जाता है एंड दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू वजाइना और यूट्रस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज़ नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। यहाँ पे हम आर्टिफिशियली वो काम कर रहे हैं, डोनर से लिया। देखो सारी टेक्नोलॉजी लगभग सेम जैसी आपको सुनने में आ, लेकिन सेम है नहीं। पहला क्या था, इन विट्रो, स्पर्म लिया, ओवम लिया, लेबोरेटरी कंडीशन में रख दिया, वो नेचुरली आपस में एक साथ रख दिया, फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बन गया, दैट इज़ कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी कंडीशन। अब उसको जाइगोट को छोड़ दिया जाता है डिवाइड करने के लिए। तो जब 8 सेल बने होते हैं उस समय उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT। 8 से ज़्यादा सेल तक अगर हमने डिवाइड करवाया तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूटरस में, दैट इज़ कॉल्ड IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज मेथड इज GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। इस बार गैमेट को चाहे ओवम हो या ये क्या बोलते हैं स्पर्म, उसको फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तीसरा था एंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लेबोरेटरी कंडीशन में फिर से ओवम ले लिया, स्पर्म ले लिया। इस बार नेचुरली अलाउ नहीं करते हैं फ्यूज़ करने के लिए, इस बार डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन मैंने बताया नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उस समय क्या होता है, स्पर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू वजाइना ऑफ फीमेल। इस बार मेल का हमने देखा कि इनफर्टाइल है, वो ट्रांसफ़र तो कर रहा है स्पर्म बट फीमेल इज़ नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। तो किसी हेल्दी डोनर से स्पर्म लिया जाता है एंड दैट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द वजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल, सो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये सारी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इनफर्टाइल कपल्स को बेबी रिप्रोड्यूस करने में, ताकि क्या करें, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उन्हें बेबी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। अब ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है थोड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है, पैसे खर्च होते हैं। आज के डेट में इंडिया में भी जाओगे, इफ़ यू गो फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो जनरली छोटे से छोटे शहर में भी 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बड़े शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 5 लाख तक का बिल बना देते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सक्सेस रेट भी बहुत हाई नहीं है, दैट इज़ लेस देन 20%, ठीक है। सक्सेस रेट इज़ लेस देन, अगर सपोज करो 100 इनफर्टाइल कपल है और 100 के 100 ऑप्ट करते हैं कि मुझे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT, ICSI किसी भी तरीके से रिप्रोड्यूस करवाना है,
ताकि बच्चा हो। तो 100 में से 20 लोग ही होते हैं जिनका सक्सेस मिलता है, बाकी 80 लोगों को अभी भी नहीं मिल पाता है, ये सारी टेक्नोलॉजी पैसा खर्च करने के बावजूद भी। क्योंकि ये सब क्या है, देखो, गेटिंग प्रेग्नेंट, प्रोड्यूसिंग चाइल्ड इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बेबी इन द लेबोरेटरी। भगवान का काम कर रहे हो आप। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो बॉडी का जो नेचुरल कंडीशन होता है उसको एग्जैक्टली कॉपी करना लैब कंडीशन में इट्स नॉट सो इजी। अगर इतना आसान होता तो लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते। एक टर्म होता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर, व्हाट इज़ सरोगेट मदर? ये आपने सुना भी होगा कई बार। ऐसा कंडीशन आपने कई बार सुना होगा कि सपोज़ करो एक लेडी है, समहाउ शी इज़ नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो किसी दूसरे फीमेल को कांटेक्ट कर सकती है कि आप मेरे लिए बेबी रिप्रोड्यूस करो। कैसे? द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी विल गिव हिज स्पर्म, वो डोनेट करेगा अपना स्पर्म। सपोज करो वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो पता लगा कि कंडीशन ऐसा है कि समहाउ मेल इज़ फाइन, लेकिन फीमेल बॉडी जो है समहाउ दैट इज़ नॉट रेडी फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। बहुत कुछ भी इश्यू हो सकता है। तो उस केस में दे कैन ऑप्ट फॉर अ लेडी हु कैन एक्ट एज मदर, ठीक है। तो वो अपना ओवम डोनेट करेगी। जो लेडी थी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, उसका हस्बैंड तो सही था, तो वो क्या करेगा, स्पर्म डोनेट करेगा। लैब में फिर से फर्टिलाइज करवाया जाएगा और जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस लेडी में जिसने ओवम दिया है अपना। तो ऐसे मदर को, जो रियल मदर तो नहीं है बट एक्ट्स एज मदर इन प्लेस ऑफ रियल मदर, सच अ मदर इज़ कॉल्ड सरोगेट मदर, ठीक है। उसे बोलते हैं सरोगेट मदर। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा इसे। तो ये सारी चीज़ें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। एक छोटा सा वीडियो मैं और बनाऊंगा 15-20 मिनट का, जो मैंने शुरू में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है इस चैप्टर के पॉपुलेशन के बारे में, बट स्टिल आई वांट टू मेक दैट वीडियो अगेन। कुछ टर्म्स में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें क्या, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, फिर मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था फर्स्ट वीडियो में येस्टरडे। सो आई मेक अ स्मॉल वीडियो अगेन उसी पॉइंट्स को कवर करते हुए, ताकि वो टर्म्स वगैरह आप देख सको ढंग से। और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हमने बात की, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सो दैट इज़ वाई आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो। वहाँ पे मैंने इन सारे डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया है एंड आई हैव गिवन एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास मुझे पता है, जो मैं दे सकता था। आप लोगों को पूछा जाता है, हर एक डिज़ीज़ का मैंने नाम दिया है, किससे होता है, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस जैसे होता है उसका नाम, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि इन्फेक्शन के डे से लेके पहला दिन जब सिम्टम अपीयर हुआ क्या डिफरेंस था टाइम का, एंड व्हाट इज़ द मेथड्स टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल ट्रीटमेंट। हर एक डिजीज़ का मैंने ये चीज़ दिया है। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। ये जो लास्ट का पॉइंट मैंने बताया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डेफिनेटली कुछ ना कुछ आते हैं इससे, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा सारे टर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, लेट्स क्लोज इट। थैंक यू।